बच्चों एनसीईआरटी की एक और एक्सरसाइज देख रहे हैं हम, और चैप्टर का नाम है आपका कार्य ऊर्जा तथा शक्ति, जिसके विषय में हमने संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है अब। तो अब इसके एनसीईआरटी की प्रॉब्लम कैसे होगी ये देखना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है। साथ ही साथ क्या अंतर है, कैसे अप्रोच रखना चाहिए, सारा डिस्कशन है। तो अप्रोच किसी भी प्रॉब्लम को करने की बहुत मैटर करती है। अगर आपकी अप्रोच डिफरेंट नहीं है तो आप कॉम्पिटिटिव यानी कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल नहीं हो पाएंगे। तो जरूर देखें हर एक क्वेश्चन की एक यूनिक अप्रोच। तो पहला क्वेश्चन ये है बच्चों की, एक 2 kg का द्रव्यमान की कोई वस्तु जो आरंभ में विराम अवस्था में है 7 न्यूटन के किसी क्षैतिज बल के प्रभाव में एक मेज पर गति करती है। मेज पर गति कर रही है तो निश्चित तौर पे मेज और वस्तु के बीच में बच्चों गतिक घर्षण लगेगा। और इस गतिक घर्षण की जो वैल्यू है वो आपकी आ जाती है म्यू के इज इक्वल टू 0.1। तो आपसे पूछा गया है लगाए गए बल द्वारा 10 सेकंड में किए गए कार्य की गणना करें। तो बहुत आसान प्रश्न है। सबसे पहले गतिज घर्षण गुणांक है आपका 0.1, तो देख लेते हैं गतिज घर्षण कितना लगेगा। तो गतिज घर्षण के सूत्र हमने पढ़ाई है, एफ आर के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। म्यू के की आपकी वैल्यू है 0.1, एन आपका 20 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 20? नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रही होगी और भार नीचे लग रहा होगा। तो n इज इक्वल टू एम जी, एंड एन m की वैल्यू 2 और g की वैल्यू 10 ले ली तो 20 न्यूटन हो गया। तो आपका गतिक घर्षण की वैल्यू हो गई, यानी कि गतिक घर्षण बच्चों कितना हो गया? गतिक घर्षण आपका 2 न्यूटन का हो जाता है। गतिक घर्षण की हमने वैल्यू निकाल ली। 7 न्यूटन का फोर्स आगे की तरफ लग रहा है, 2 न्यूटन का फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है। अगर मैं पूछूं आपसे कि कुल फोर्स यानी कि कुल नेट बल कितना लग रहा है तो आपको पता होना चाहिए ये नेट बल आ जाता है आपका 5 न्यूटन का। 7 - 2, एफ नेट इज इक्वल टू 5 न्यूटन। और आप यहां से लिख सकते हैं एम ए इज इक्वल टू 5, और इसका एक्सेलरेशन आ जाता है 5/2, दैट इज 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन है। अब हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया है। इस एक्सेलरेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे? हम ये देखेंगे ये वस्तु कितना चली। तो 10 सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी कितनी है हमें वो ज्ञात करना है बच्चों। तो 10 सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी, तो ये हो जाती है आपकी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर का यूज करते हैं। u आपका 0 है, विराम अवस्था से चलिए। a की वैल्यू हमने निकाली है 2.5 और t है 10, जो कि 100 का स्क्वायर हो जाता है ये 50 इंटू 2.5, दैट इज अप्रोक्सीमेटली शायद ये 12.5 आता है बच्चों। तो 50 इंटू 2.5, सॉरी 12 नहीं, 125 आ जाता है, 125 मीटर बच्चों। तो s इज इक्वल टू आपका 125 मीटर हो गया। आपका नेट फोर्स जो है, अब किसका बल निकालना है ये लगाए गए बल द्वारा, यानी कि हमें 7 न्यूटन ने कितना वर्क किया है वो निकालना है, ना कि नेट फोर्स द्वारा। तो आपका वर्क बराबर आता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो कि हो जाता है आपका 125 इंटू 7, दैट इज 875 जूल। इतना वर्क आपका अप्लाइड फोर्स ने किया। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई बताइए कि इसमें घर्षण द्वारा कितना काम हुआ। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि घर्षण द्वारा कितना काम हुआ तो हम इसको वो भी देख लेते हैं, सेकंड पार्ट, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो देखिए घर्षण द्वारा 10 सेकंड में कितना काम होगा। घर्षण का बल कितना आया है 2 न्यूटन का। घर्षण का बल 2 न्यूटन का है बच्चों, और इसका विस्थापन कितना हुआ है 125। 2 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, 125 इधर चला है, तो निश्चित तौर पे विस्थापन तथा बल आपके एक दूसरे के विपरीत है। तो यहाँ पे कार्य ऋणात्मक हो जाता है, 2 गुणा 125 हो जाता है, जो हो जाता है माइनस का 250 जूल। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस का 250 जूल हो जाता है। अब पूछा गया है कि वस्तु की गतिज ऊर्जा में 10 सेकंड में परिवर्तन क्या है। तो इसके लिए आपको गतिज ऊर्जा नहीं देखनी है, आपको कार्य ऊर्जा प्रमेय का
इस्तेमाल करना है। तो कुल बल कितना वस्तु पर कार्यरत है, कुल बल को अगर देखें तो एफ नेट की वैल्यू है आपका 5, और 5 इंटू 125 कर देंगे तो डब्ल्यू नेट हो जाएगा। 5 इंटू 125 कर देंगे तो आपका डब्ल्यू नेट हो जाएगा। डब्ल्यू नेट हो जाता है बच्चों 625। 5 इंटू 125 इज 625, 625 जूल। और कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहती है, कार्य ऊर्जा प्रमेय ये कहती है सभी बलों द्वारा किया गया कुल कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन जो आता है बच्चों 625 जूल आ जाता है, और ये अपना सही आंसर है। चित्र में एक व्यक्ति अपने हाथों में 15 केजी का कोई द्रव्यमान लेकर 2 मीटर चलता है। द्वितीय चित्र में उतनी ही दूरी वह अपने पीछे रस्सी को खींचते हुए चलता है। रस्सी गिरनी पर चढ़ी हुई है और उसके दूसरे सिरे पर 15 केजी का द्रव्यमान लटका हुआ है। परिकलन कीजिए किस स्थिति में किया गया कार्य अधिक है। तो बच्चों अगर हम पहली स्थिति की बात करें तो पहली स्थिति में वस्तु का विस्थापन इस दिशा में तथा वस्तु पर लगाया गया बल, जो बल आपका कौन लगा रहा है, जो मनुष्य या प्राणी लगा रहा है, वो परपेंडिकुलर है यानी कि लंबवत है। तो सीधी सी बात है, इस परिस्थिति में किया गया कार्य जो है, इस परिस्थिति में किया गया कार्य शून्य हो जाता है, क्योंकि दोनों चीजें, विस्थापन की बात करूं और बल की बात करूं तो एक दूसरे के लंबवत हैं। लेकिन इस स्थिति में जो किया गया कार्य है वो अशून्य रहता है, क्योंकि वस्तु को यहाँ पर अब ये ऊपर ले जा रहा है। तो सीधी सी बात है, इस परिस्थिति में किया गया मनुष्य द्वारा कार्य आपका अशून्य है। और आपकी पहली वाली स्थिति में शून्य है, तो द्वितीय स्थिति में मनुष्य ने अधिक कार्य किया। अगर हम तुलना करें प्रथम स्थिति से, सही विकल्प को रेखांकित कीजिए। जब कोई संरक्षी बल किसी वस्तु पर धनात्मक कार्य करता है तो वस्तु की क्या होती है बच्चों, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, घटती है या अपरिवर्तित रहती है। तो जैसे कि आप जानते हैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू होता है नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यानी कि अगर ये आपका कार्य जो है धनात्मक है तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन आपका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर यदि कोई संरक्षी बल आपका किसी वस्तु पर धनात्मक कार्य करता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है। तो ये आपका सही है। किसी वस्तु द्वारा घर्षण के विरुद्ध किए गए कार्य का परिणाम हमेशा इसकी स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा में क्षय होता है। तो देखिए जरा बच्चों, भाई घर्षण आपकी दो परिस्थितियों में आता है। एक स्थैतिक घर्षण होता है, तब वस्तु चल ही नहीं रही होती है, तो उस परिस्थिति में आपका जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन यानी कि घर्षण द्वारा किया गया कार्य होता है वो शून्य होता है। दूसरी परिस्थिति है जब वस्तु गतिमान है। जब वस्तु गतिमान है तो उस समय आपका गतिक घर्षण लगता है। तो इस परिस्थिति में निश्चित तौर पर जो घर्षण है आपका वस्तु के वेग को कम करता है, और ऐसी परिस्थिति में घर्षण द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में क्षय होता है। यानी कि वस्तु द्वारा घर्षण के विरुद्ध किए गए कार्य का परिणाम इसकी गतिज ऊर्जा में क्षय के बराबर होता है। तो ये आपका सही आंसर हो जाता है गतिज ऊर्जा। यहाँ पर आगे की बात करते हैं बच्चों। किसी बहुकण यानी कि आपके एक नहीं बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, मैनी अ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम। किसी बहुकर्ण निकाय के कुल संवेग परिवर्तन की दर निकाय के किसके बाह्य बलों या आंतरिक बलों के जोड़। तो बच्चों इसकी पूरा डिस्कशन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में मैंने किया है, जहां पर मैंने बहुत बार बताया है कि आंतरिक बलों से वस्तु का त्वरण परिवर्तन, ये वस्तु या निकाय का त्वरण परिवर्तित नहीं होता है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आपका जो आंसर आना चाहिए, कुल संवेग परिवर्तन की दर निकाय के बाह्य बल के जोड़ के अनुक्रमानुपाती होती है। बाह्य बल आएगा यहाँ पर, आंसर आपका बाह्य बल बनता है। किन्हीं दो पिंडों के अप्रत्यास्थ संघट्ट यानी कि इनइलास्टिक कोलिजन में वे राशियां जो संघट्ट के बाद भी नहीं बदलती,
तो याद रखिएगा, असंघट्ट आपका जब भी कोलिजन यानी कि अप्रत्यास्थ संघट्ट होता है, यानी कि इनइलास्टिक कोलिजन जब भी होता है बच्चों, तो कुल रेखीय संवेग सेम यानी कि नहीं बदलता है। कुल ऊर्जा, मैं गतिज ऊर्जा नहीं कह रहा हूँ, कुल ऊर्जा कह रहा हूँ, तो क्या क्या चीजें नहीं बदलती हैं? पहली चीज, आपका कुल रेखीय संवेग नहीं बदलता। दूसरी, उसकी कुल ऊर्जा नहीं परिवर्तित होती, क्योंकि कुल ऊर्जा तो हमेशा कैसी रहती है? कंजर्व्ड यानी कि संरक्षित रहती है। अब कुल रेखीय संवेग क्यों नहीं बदलता? क्योंकि संघट्ट के दौरान केवल आपके कौन से बल आते हैं बच्चों? आंतरिक बल आते हैं, और आंतरिक बल के कारण किसी निकाय का रेखीय संवेग में परिवर्तन शून्य होता है। कोई पिंड जो विराम अवस्था में है, विराम अवस्था का बच्चों मतलब क्या होता है? कि पिंड जो है आपका रेस्ट पे है। कोई वस्तु जो है आपकी विराम अवस्था में है। अचर त्वरण यानी कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, जैसे मैंने c कह दिया। इसको किसी समय t पर दी गई शक्ति अनुक्रमानुपाती है, तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहली बात है, शक्ति का सूत्र याद करें तो ये क्या होता है? फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है, ये पावर होता है। तो अब F इज इक्वल टू क्या होता है? F इज इक्वल टू ma होता है। और a इज इक्वल टू, आपको पता ही है, कांस्टेंट गिवन है। v इज इक्वल टू क्या है? v इज इक्वल टू u प्लस at होता है। क्योंकि आपका u जीरो है, तो यहाँ पे जीरो प्लस at हो गया, तो दैट इज at इज योर v। तो अब हम यहाँ रख देते हैं पावर इज इक्वल टू f, दैट इज m इंटू a, और v की जगह a इंटू टी, तो ये हो जाता है एम ए स्क्वायर टी। तो आपकी पावर आ गई इसके, तो पावर जो है आपकी समान अनुपाती है टी के, तो सेकंड ऑप्शन बच्चों यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। एक पिंड अचर शक्ति के स्रोत के प्रभाव में एक ही दिशा में गतिमान है। इसका टी समय में विस्थापन अनुक्रमानुपाती है। तो यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट कर दिया गया है। पावर आपकी कांस्टेंट यानी कि अचर दे दी गई है। अब पूछा है कि विस्थापन किसके समानुपाती है समय में। तो हमें ये देखना है कि क्या पावर है। बहुत आसानी से देख सकते हैं। सबसे पहली बात, जब आपका पावर कांस्टेंट है तो फोर्स इनटू वेलोसिटी, ये भी क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। अब बच्चों आपसे कह दिया गया कि पावर कांस्टेंट है, तो पावर कांस्टेंट है का मतलब ये होता है कि आपका जो वर्क है, देखिए कैसे मैं बताता हूँ आपको ध्यान से। पावर बराबर क्या होता है? डब्ल्यू डी डब्ल्यू बाई डी टी। ये क्या है? आपका कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो देखिए, अगर W कुछ प्रोपोर्शनल टू यानी कि समानुपाती T के हो, तो डी डब्ल्यू बाई डी टी आपका कुछ कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं आपका जो आपका W है, W आपका प्रोपोर्शनल है टाइम के। अब W बराबर क्या होता है? वर्क डन बाय दी फोर्स, यानी कि बल द्वारा किया गया कार्य। तो बल द्वारा किया गया कार्य आपका होता है F इंटू एस, जो है आपके T के प्रोपोर्शनल। अब F बराबर क्या होता है? ma। तो m इंटू एस है आपका T के प्रोपोर्शनल। अब देखिए m तो एक कांस्टेंट है ना, आपके नियत मास की एक वस्तु है, तो मास में परिवर्तन तो नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब a बराबर क्या लिख सकते हैं? a बराबर लिख सकते हैं dv बाई dt, और इधर s, और ये प्रोपोर्शनल हो गया आपके t के। ये कि कांस्टेंट है तो हमने इसको छोड़ दिया। अब आपका s, और अगर मैं dv को ऐसे ही रखूं और dt को उधर ले जाऊं, तो मुझे क्या देखने को मिलता है बच्चों? यहाँ पर मिल जाता है t dt। अब मैं इसका फिर से क्या कर देता हूँ? अवकलन कर देता हूँ। तो अवकलन करने के बाद मुझे क्या मिल जाता है? यहाँ पे देखें तो ये आ गया v, और यहाँ पर आपका हो जाता है ये टी स्क्वायर बाई टू के प्रोपोर्शनल, जिसे मैं लिख सकता हूँ टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। ठीक। आगे देखते हैं बच्चों, आगे और क्या बात समझ में आती है यहाँ से। अब देखें आप, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं s। अब ये क्या लिखा जा सकता है? s, और t आपका v लिखा जा सकता है ds बाई dt। तो ये हो जाता है आपका टी स्क्वायर के पुनः आपके समानुपाती, तो s और ds समानुपाती है टी स्क्वायर dt के। अब पुनः अवकलन करने पे यहाँ जाता है एस स्क्वायर बाई टू, और यहाँ आ जाता है टी क्यूब बाई थ्री। और हमारे तो समानुपाती से मतलब है, तो हम लिख सकते हैं एस स्क्वायर जो है समानुपाती है टी क्यूब के। तो हम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ से एस जो है समानुपाती है टी की पावर 3/2 के। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन जो है आपका
वो हो जाता है करेक्ट टी की पावर 3/2। इसके समानुपाती है आपका एस। ये आपका ऑप्शन आ जाता है बच्चों। किसी अंतरिक्ष किरण प्रयोग में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन का संसूचन होता है। अब संसूचन का मतलब डिटेक्शन है यहाँ पे, जिसमें पहले कण की यानी कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपको दे रखी है 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहले बच्चों जान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी ऊर्जा होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 ये होता है आपका। और एक वोल्ट यानी कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी है, यहां पर आपको लिखा हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतनी होती है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब दूसरी बात करते हैं बच्चों। दूसरी बात क्या है कि 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और दूसरी आपकी प्रोटॉन की जो है 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो हम देखते हैं भाई कि इनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या है। तो मैं अगर बात करूं प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, तो एक है 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यही यूनिट कैंसिल हो जाते हैं और ये आ जाता है 10। तो आपको जो मिलता है बच्चों, आपको जो मिलता है वो मिलता है Kp/Ke इज इक्वल टू 10 10 सिंपल। तो आप देखें तो आप यहां से लिख सकते हैं हाफ MP Vp² बटे हाफ Me V² इज इक्वल टू 10। हाफ से हाफ गया तो Vp बटे Ve आपका आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 10 Me डिवाइडेड बाई MP। तो Vp बटे V बराबर आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 10 MP बटे M Me बटे MP। तो ठीक है बच्चों, अब Me और MP की वैल्यू हम लगा देते हैं और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है V बटी Vp। तो जो कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा MP बटे 10 Me। और जब हम इसकी MP और Me की वैल्यू जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है रखते हैं, तो आपका जो रेशियो यानी कि अनुपात आता है VE बटे VB का जो अनुपात आता है वो अनुपात आ जाता है 13.54। तो हमसे पूछा गया है कि इनकी वेग का आप अनुपात बताएं, इनकी चालों का अनुपात बताएं। तो ये आ जाता है आपका 13.54। 2 mm त्रिज्या की वर्षा की कोई बूंद 500 मीटर की ऊंचाई से पृथ्वी पर गिरती है। यह अपने आरंभिक ऊंचाई के आधे हिस्से वायु के श्यान यानी कि वायु के घर्षण प्रतिरोध के कारण घटते त्वरण के साथ गिरती है, फिर अपनी अधिकतम सीमांत चाल प्राप्त कर लेती है और उसके बाद एक समान चाल से गिरती है। वर्षा की बूंद पर उसकी यात्रा के पहले व दूसरे अर्ध भागों में गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, यह ज्ञात करना है। यदि बूंद की चाल पृथ्वी तक पहुंचने पर 10 मीटर प्रति सेकंड हो तो संपूर्ण यात्रा में प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, ये ज्ञात करना है। तो आइए बच्चों दोनों को हम ज्ञात कर लेते हैं। बहुत आसान है, बहुत सिंपल प्रश्न है। सबसे पहले लेकिन यहाँ पर जो हमें दिया नहीं है वो क्या नहीं दिया है, हमको नहीं दिया है वर्षा की बूंद का द्रव्यमान। तो यह मान के भाई सीधी सी बात है भाई, बारिश की बूंद तो होती तो पानी की है और ये माना गया है कि एक बच्चे को पानी का जो आपके घनत्व है वो पता होगा। तो सबसे पहले हम ये मानते हैं भाई जो वर्षा की बूंद है वो आपकी स्फेरिकल शेप में है। अब पानी का घनत्व तो आपको मालूम ही है। तो आप जानते हैं कि जो आपका द्रव्यमान बराबर होता है, द्रव्यमान बराबर होता है वॉल्यूम आयतन गुणा घनत्व रो। वॉल्यूम क्योंकि ये एक स्फेरिकल है यानी कि आपका कैसी है, गोला है, गोलाकार है, तो 4/3 पाई आर क्यूब और यहाँ पर इंटू रो हो जाता है। तो 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है, 2 मिलीमीटर। जैसे लिख सकते हो 2 × 10⁻³ की घात कितना, 3 गुणा पाई तो हमने ले लिया। अब
जो आपका पानी का घनत्व होता है वो होता है 10 की घात 3। ठीक है, तो यहां से देखते हैं बच्चों द्रव्यमान कितना आता है। तो 4/3, और यहाँ पर 2 की घात 8, जो कि 2 की घात 3 8 हो जाता है, और 10 की घात -3, 3 × 3 = 9 -9, तो ये हो जाता है 10 की घात - 6, जिसे और हल किया जा सकता है। जिसे और हल करते हैं तो बच्चों ये कुल मिला के आ जाता है 3.35 गुणा 10 की घात - 5 किलोग्राम। तो आपके पानी की बूंद का घनत्व तो आ जाता है। अब आपसे ये पूछा गया है कि आप ये बताएं कि पहले घटते हुए 500 मीटर की ऊंचाई पर है। तो देखें आप, ये जो है बूंद, ये भाई धरातल है, ये आपकी 500 मीटर की ऊंचाई है, ये 500 मीटर की ऊंचाई है। अब 500 मीटर की ऊंचाई पे है शुरुआत में, यहां से गिर रही है बूंद। और देखें क्या कह रहा है कि ऊंचाई के आधे हिस्से तक घटते त्वरण के साथ गिरती है और अपनी अधिकतम चाल प्राप्त कर लेती है। तो उसके बाद एक सवाल, तो कह रहा है कि बूंद पर यात्रा के पहले व दूसरे अर्ध भागों में गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो जैसा कि बच्चों जानते हैं आप लोग, भाई पहले हिस्से और दूसरे हिस्से में, तो हम देख लेते हैं कि भाई पहले हिस्से में कितना नीचे गई, नीचे इतना गिरी h यानी कि 250 मीटर। तो आपका गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य हो गया mgh। m जो कि 3.35 गुणा 10 की घात - 5 है, g 9.8, और ये हो जाता है 250 मीटर। जब इस सब को हल करते हैं बच्चों तो हमें प्राप्त हो जाता है 0.082 जूल। इतना कार्य किया है गुरुत्वीय बल ने प्रथम चरण में। अब मैं द्वितीय चरण की बात करूं तो द्वितीय चरण में जस्ट इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी कि आपके दोनों चरणों में जो है वो इतना आ जाएगा। ठीक, अब आगे की बात करते हैं। 3 ना समझ लीजिएगा, जूल है ये। बच्चों अगले में पूछा है यदि बूंद की चाल पृथ्वी तक पहुंचने में 10 मीटर प्रति सेकंड हो तो संपूर्ण यात्रा में प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो यह भी एक आसान ही प्रश्न है। हम जानते हैं ये प्रतिरोधी बल जो है आसंरक्षी बल है, और जैसा कि मैंने आपको थ्योरी में भी बताया था, किसी आसंरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य निकाय की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के योग के बराबर होता है। जब वस्तु आपकी पहले यानी कि बूंद आपकी यहाँ पर है तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी है इस समय, इसकी गतिज ऊर्जा तो 0 है, लेकिन इसकी क्या है, स्थितिज ऊर्जा है, तो वो स्थितिज ऊर्जा mgh होगी। जब ये नीचे आ जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा कुछ हो जाती है, जैसे मैं कह दे रहा हूँ k, और स्थितिज ऊर्जा हो जाती है 0। तो कुल अगर मैं परिवर्तन, ये आपकी अंतिम स्थिति है, ये आपकी प्रारंभिक स्थिति है, तो कुल परिवर्तन देखिए गतिज ऊर्जा में k का होता है और स्थितिज ऊर्जा में माइनस का mgh का होता है, क्योंकि जीरो ये आपका u फाइनल है, जीरो माइनस u इनिशियल, जीरो माइनस mgh होता है। अब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हाफ m v² माइनस का mgh। हम यहां से बच्चों ले लेते हैं कॉमन 1/2 m को, तो अंदर हो जाता है v² माइनस का 2gh। तो अब देखिए v m का मान आपका कितना है 3.35 गुणा 10 की घात - 5/2, और v² का मान कितना है, तो v आपका है 10, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है 100, माइनस का 2g 9.8, और h आपका है 500। अब इसकी गणना कर ली जाएगी। जब बच्चों इसे हल करते हैं तो आता है ऋणात्मक का 0.0147 जूल। तो इतना काम किया है प्रतिरोधी बल ने। ऋणात्मक कार्य ये बताता है कि इस जो कार्य है ये विस्थापन के विपरीत दिशा में किया गया है। किसी गैस पात्र में कोई अणु 200 मीटर प्रति सेकंड की चाल से अविलंब के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता हुआ क्षैतिज दीवार से टकराकर पुनः उसी चाल से वापस लौट जाता है। क्या इस संघट्ट में संवेग संरक्षित है? यह संघट्ट प्रत्यास्थ है अप्रत्यास्थ है? वैसे बच्चों हम लोग कोलिजन डिटेल में जब हम द्रव्यमान केंद्र की बात करेंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं यहाँ पर, ताकि आपके स्कूल के अगर एग्जाम हो तो आप इसमें निश्चित तौर पे सफलता प्राप्त करें।
तो देखिए संघट्ट प्रत्यास्थ क्या होता है? तो यदि आपकी संघट्ट यानी कि टक्कर में वस्तु या मैं कहूं आपके निकाय की गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, निकाय की क्या संरक्षित रहे? गतिज ऊर्जा, निकाय की गतिज ऊर्जा संरक्षित रहे, तो इस प्रकार के संघट्ट को हम बच्चों कहते हैं, इस प्रकार के संघट्ट को हम कौन सा संघट्ट कहते हैं? प्रत्यास्थ संघट्ट कहते हैं, यानी कि इलास्टिक कोलिजन। ठीक है। और आपका अगर जब संघट्ट होता है तो केवल आंतरिक बल आते हैं, और आंतरिक बलों से जो निकाय का संवेग है उसमें परिवर्तन नहीं होता, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि भैया यहाँ पर संवेग में परिवर्तन नहीं होगा, तो इस बात का मतलब ये भी है कि संवेग संरक्षित रहा, क्योंकि क्या आते हैं टक्कर के समय? यहाँ देखिए आप, केवल आंतरिक बल आते हैं यहाँ पर, तो संवेग संरक्षित रहा। आंतरिक बल लिख देते हैं, केवल आंतरिक बल कार्यरत है। ठीक। और आपकी गतिज ऊर्जा संरक्षित है, कैसे पता? क्योंकि जिस चाल से वो टकराया, यानी कि जिस वेग से वो आया, वेग का परिमाण आते और जाते समय, वेग का परिमाण याद रखिएगा, चाल दोनों की समान है, और तो चाल समान होने से गतिज ऊर्जा समान है, तो गतिज ऊर्जा संरक्षित रही, तो हम कह सकते हैं संघट्ट। बच्चों, अपने सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन के। किसी भवन के भूतल पर लगा कोई पंप 30 मीटर क्यूब आयतन की पानी की टंकी को 15 मिनट में भर देता है। यदि टंकी पृथ्वी तल से 40 मीटर ऊपर हो और पंप की दक्षता 30% हो, तो पंप द्वारा कितनी विद्युत शक्ति का प्रयोग किया गया? तो बच्चों, सबसे पहले हो क्या रहा है इस चीज को समझते हैं, कि एक पानी का जो है पंप है, और ये पंप ऊपर एक टंकी रखी है, उसमें पानी भर दे रहा है। अब यहाँ पर यानी कि ये धरातल से उठा के जो पानी को है एच हाइट पर रख देता है। तो पंप ने जो कार्य किया गुरुत्व के विरुद्ध किया, और या हम कह सकते हैं पंप द्वारा किया गया कार्य जो भी है वो इसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। तो वो कितना कार्य हो गया? mgh, यानी कि हमें यहाँ पर m जो द्रव्यमान चाहिए वो पानी का द्रव्यमान चाहिए, पानी का द्रव्यमान। तो हम एक एक करके बच्चों सारी चीजों पे चलेंगे। पानी का द्रव्यमान किस तरीके से निकालेंगे वो भी देखेंगे। पानी का द्रव्यमान देखेंगे किस तरीके से निकलेगा, देख लेते हैं। देखिए, द्रव्यमान बराबर होता है आपका घनत्व गुणा वॉल्यूम। आपका घनत्व होता है पानी का 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, और आपको आयतन कितना दे रखा है? 30 मीटर क्यूब, तो ये आ गया आपका 3 × 10 की घात 4 किलोग्राम। अब अगर हम इस कार्य को भी निकाल लें तो वो भी आसान है। आपका m 3 × 10 की घात 4, g 9.8, h आपका 40 मीटर दे रखा है। एक बार देख लेते हैं, 40 मीटर है। तो आप जब इसे हल करेंगे तो देखिए क्या मिलता है आपको। तो ये 3 × 9.8 गुणा हम 40 को हल कर लेते हैं, और इसमें फिर पावर लगा देते हैं, ये आ जाता है 1.176 × 10 की घात 7 जूल। इतना हमारा काम हो गया जो पंप ने किया। अब देखिए, आपको बता दूं मैं, पावर ये पंप ने आउटपुट पावर दी जो मैकेनिकल पावर है, यानी कि यांत्रिक शक्ति है जो, भाई पंप ने यांत्रिक शक्ति जो दी वो इतनी है बच्चों। ठीक, हमने यांत्रिक शक्ति की बात कर ली। तो अब हमारी यांत्रिक शक्ति भाई कितने? 1.176 × 10 की घात 7 बटे कितने मिनट में? शक्ति बराबर क्या होता है? किया गया कार्य बटे समय। तो समय कितना लिया? 15 मिनट, जिसे सेकंड में भी तो बदलना होगा। जब इसे बदलोगे तो आपका देखो कितना आता है, ये आ जाता है हल करने पर 13.067 किलोवाट। इतना आ गई आपकी आउटपुट पावर।
अब आपसे कहा गया है जो दक्षता है, दक्षता क्या होता है? तो दक्षता बराबर होता है आपकी प्राप्त शक्ति, प्राप्त शक्ति और दी हुई शक्ति, प्राप्त शक्ति बटे दी गई शक्ति। कितनी इनपुट में दी गई शक्ति है, इन दोनों का अनुपात होता है आपकी दक्षता। प्राप्त कितनी हुई हमें शक्ति? 13.067। दी गई शक्ति कितनी है वो हमें निकालना है, इनपुट पावर। दक्षता अब आपकी 40% दे रखी है, तो प्रतिशत को हटा दे तो हो गई, माफ कीजिएगा बच्चों, 30% दे रखी है, तो प्रतिशत हटा दे तो हो गई 0.3। तो दक्षता आपकी हो गई 0.3। 13.067 बटे पी इन। तो पी इन का जो मान आ जाता है आपका बच्चों, पी इनपुट पावर का 13.067 बटे 0.3। जैसे हल कर लेते हैं हम लोग, तो बच्चों ये आ जाता है आपका 43.56 किलोवाट। इतनी हमने इनपुट पावर, इलेक्ट्रिकल पावर दे रखी है अपने पंप को। तो ये देखिए एक और अच्छा सा प्रश्न हमने हल कर लिया। अब देखिए बच्चों एक और संघट्ट का प्रश्न है। संघट्ट को हम द्रव्यमान केंद्र में ज्यादा अच्छे से समझेंगे, वहीं पे समझाया जाता है जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आपकी प्रिपरेशन कराई जाती है बच्चों। तो प्रश्न क्या है, किसी लोलक के गोलक ए को जो ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री का कोण बनाता है, छोड़े जाने पर मेज पर विरामावस्था में रखे दूसरे गोलक बी से टकराता है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। ज्ञात कीजिए संघट्ट के पश्चात गोलक ए कितना ऊंचा उठता है। गोलकों के आकार की उपेक्षा कीजिए, मान लीजिए संघट्ट प्रत्यास्थ है। तो जैसे कि मैंने बताया, आप लोग ध्यान से समझिएगा, अगले चैप्टर में आपको ये डिटेल में भी पता चलेगा। यदि दो समान द्रव्यमान के गोलक हैं, यदि दो समान द्रव्यमान के गोलक हैं, ये वाला गोलक आपका रेस्ट पे है यानी कि विराम अवस्था में, और ये v वेग से आ रहा है, तो इनके बीच में जो वेगों का आदान प्रदान हो जाता है, यानी कि संघट्ट के पश्चात ये वाला जो गोलक है ये तो v वेग से चलने लगेगा, और इस वाले गोलक का जो वेग है वो शून्य हो जाएगा। तो आपका ये वाला तो v वेग से चलने लगेगा, ये क्या है, संघट्ट से पहले की स्थिति है। तो प्रारंभिक स्थिति ये है आपकी, और अंतिम स्थिति ये हो जाएगी आपकी। तो देखिए आपका इस बात से मतलब हमें क्या समझ में आता है, हमें ये समझ में आता है कि जब ये गोलक ए, जो आपका गोलक ए है बच्चों, ये टकराएगा किससे, नीचे रखे हुए गोलक बी से, तो ये किस पे आ जाएगा, ये तो वी वेग से चलने लगेगा जो भी समय होगा, और ये कैसा था, रेस्ट पे था, तो ये रेस्ट हो जाएगा यानी कि उठेगा ही नहीं। तो इसका मतलब कितना, ए कितना ऊंचा उठेगा, ए नहीं उठेगा, ए उठेगा ही नहीं, ए उठता ही नहीं है। तो एक और प्रश्न आसानी से हमें समझ में आता है बच्चों। देखिए आप परेशान ना होइएगा, संघट्ट को मैं वहीं समझाऊंगा और बहुत अच्छे से समझाऊंगा, सारे केसेस के साथ समझाऊंगा, क्योंकि वो वहां पे ही अच्छे से हमें समझ में आता है। बाकी बातचीत करते हैं और प्रश्नों को देखते हैं, चलिए फटाफट से। किसी लोलक के गोलक को क्षैतिज अवस्था से छोड़ा गया है। यदि किसी यदि लोलक की लंबाई 1.5 मीटर है, देखिए इस तरीके से ये है, क्षैतिज से छोड़ा गया, इसकी लंबाई 1.5 मीटर है, तो निम्नतम बिंदु पर आने पर लोलक की चाल क्या होगी, हमें चाल निकालनी है इसकी। यदि इसकी आरंभिक ऊर्जा का 5% अंश वायु के प्रतिरोध में क्षय हो जाता है, मतलब वायु ने इतनी एनर्जी इसकी खा ली। अब आप ऐसे समझे कि भाई ये 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है, तो इसमें कौन सी ऊर्जा है, इसमें स्थितिज ऊर्जा है जो कि हो जाती है आपकी mgh। अब mgh की जो भी इनिशियल वैल्यू है, हमने मास ले लिया भाई m ही है, और g की वैल्यू बच्चों हम लेंगे 9.8। तो 9.8 इंटू 1.5 इज इक्वल टू आ जाता है आपका 14.7। इतनी इसमें ऊर्जा पहले संचित थी। अब उसका 5% चला गया, तो कितना बचा, 95%। और 95% को हम लिख सकते हैं 0.95 ऑफ यू इनिशियल। तो ये हो गया आपका 14.7 गुणा 0.95 यू इनिशियल हो गया आपका इंटू एम। तो ये लिख देते हैं 0.95 से गुणा करके भाई, तो जो आ जाता है 13.96
5। ये आपकी आ जाती है स्थितिज ऊर्जा जो बचती है, जितनी ऊर्जा इसमें संचित होती है। और ये ऊर्जा किस में रूपांतरित हो चुकी होगी? काइनेटिक एनर्जी में। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर होती है, यानी कि गतिज ऊर्जा 13.965। इधर m, m से m कैंसिल, इसका दुगना कर देते हैं जी, और उसका ले लेते हैं स्क्वायर रूट। तो ये आ जाता है आपका 5.285, यानी कि आपका जो वेग आ जाता है वो आ जाता है 5.285 मीटर पर सेकंड। और हमने ये वेग निकाल लिया। बहुत आसान सवाल था। बाकी प्रश्नों को देखते हैं बच्चों।